नमस्कार, मैं डॉक्टर दीपक पंचोली। मेरे चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत। सबसे पहले मैं आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा कि आप लोगों ने जो मेरे वीडियो को बहुत पसंद किए और जो है आप लोगों के कारण से मेरा चैनल काफ़ी अच्छा चल रहा है और मोनेटाइज हो गया। और जैसा कि आप लोग जानते हैं कि मैं जो है इस चैनल से जो भी आय होगी वो खुद के लिए काम में नहीं लेकर जो गरीब बच्चे जो होनहार बच्चे उनके लिए काम में लूँगा मैं। तो ज़्यादा लंबी बात नहीं करते, आज शुरुआत करते हैं कार्ल मार्क्स के बारे में। कार्ल मार्क्स के ऐतिहासिक भौतिकवाद के बारे में हम बात करेंगे। दूसरे शब्दों में अगर आप लोगों के परीक्षा में प्रश्न आता है कार्ल मार्क्स से सामाजिक परिवर्तन के सिद्धांत के बारे में बताइए, तब भी वही बात है। जैसा कि आप लोग जानते हैं, अगर आप लोगों ने मेरे पहले के वीडियो देखे हैं और अगर आप नए हैं तो आप मेरे पिछले वीडियो भी देख सकते हैं। मेरी कोशिश सिर्फ यही रहती है कि बच्चों को जो है मैं समाजशास्त्र के बारे में बेसिक जानकारियाँ समझाऊँ, न कि वो रटाऊँ। तो वो अगर सारी चीज़ें सहज तरीके से समझेंगे तो वो चीज़ें बहुत आसानी से उनको याद रहेगी। परीक्षा में या जो आगे कोई भी कंपटीशन होगा तो उसके लिए उनको बहुत फ़ायदा मिलेगा। जैसा कि आप लोग जानते हैं कार्ल मार्क्स की अगर हम बात करें तो कार्ल मार्क्स एक ऐसे विद्वान है जो लगभग आर्ट्स के जितने भी विषय उनके अंदर सब में उनका नाम आता है, उनके सिद्धांत पढ़ाए जाते हैं, चाहे वो पब्लिक एड हो, चाहे पॉलिटिकल साइंस हो, हिस्ट्री में भी नाम आता है, इकोनॉमिक्स में भी आता है और समाजशास्त्र में तो फिर नाम आता ही आता है। तो हम बात करेंगे ऐतिहासिक भौतिकवाद के बारे में। अगर आप लोगों ने किताब पढ़ी हो या और बहुत सारे वीडियो देखे होंगे तो बहुत सारी जटिल चीज़ें वो चीज़ें जो है उस किताबों के अंदर या वीडियो में वो लोग समझाते हैं। मैं बिल्कुल सिंपल से तरीके से और आसान से तरीके से इसकी शुरुआत करूँगा और ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं करूँगा। तो शुरुआत करते हैं कार्ल मार्क्स के ऐतिहासिक भौतिकवाद के बारे में। पहला सवाल मैं आप लोगों से यहाँ ये करूँगा, जो मेरा जो पढ़ाने का तरीका था वो आपस में जो है कन्वोकेशन संपर्क के माध्यम से होता। हालांकि आप लोग जो है मेरे को अभी फ़िलहाल जवाब नहीं दे पाएंगे, मगर मैं जो है उसी तरीके से पढ़ाता हूँ ब्लैक बोर्ड के ऊपर। क्लास में भी मेरा जो तरीका रहता है, यदि मैं आप लोगों से सवाल पूछूं कि इंसान के लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज़ क्या है, जो सिद्धांत पढ़ रहे हैं वो मैं बेसिक चीज़ें यहीं से शुरुआत कर रहा हूँ। आप लोगों के दिमाग में बहुत सारी चीज़ें आएगी कि क्या इम्पोर्टेंट हो सकता है हमारे लिए, मगर जो सारी जो चीज़ें हैं आखिरकार घूम फिर करके बात कहाँ आती है। किसी भी चीज़ इंसान के लिए सबसे इम्पोर्टेंट, चाहे मेरे लिए हो, चाहे आपके लिए हो, चाहे किसी भी चीज़ के लिए, वो है जिंदा रहना। जाहिर सी बात है कि अगर मैं जिंदा हूँ तभी सारी चीज़ें मैं जिंदा हूँ तभी मेरा यूट्यूब चैनल है, मेरे लिए दुनिया है, धर्म, परिवार, जो सारी चीज़ें हैं वो की वही चीज़ें आप लोगों के लिए लागू। अगर हम नहीं रहे तो हमारे लिए ये दुनिया ही ख़त्म है। तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है इंसान के लिए? जिंदा रहना। और जिंदा रहने के लिए हमें क्या चाहिए? जो मेरा जो सिद्धांत है पढ़ाने का जो तरीका है, कार्ल मार्क्स से जो बहुत चीज़ें पढ़ाई, ये जो विद्वान लोग हैं तो वो बहुत सारी जो है शाब्दिक परिभाषाएं होती हैं उनकी, जो मैं वो समझना एकदम से जटिल हो जाता। मैं बहुत सरल तरीके से सहज तरीके से आप लोगों को समझा रहा हूँ। अगर आप पूरा वीडियो देखेंगे या 5 मिनट भी अगर आप देखेंगे तो आपको आगे का वीडियो निश्चित रूप से पसंद आएगा। अब बात करते हैं जिंदा रहने के लिए हमें क्या चीज़ें चाहिए। जिंदा रहने के लिए चाहिए हमें भोजन। जैसा कि आप लोग अगर मनोज कुमार की हिट मूवी देखी हो तो आपने रोटी कपड़ा मकान, हम लोग यही बात करते हैं। तो जीवित रहने के लिए हमें ये सारी चीज़ें चाहिए होती है। अब जैसा कि अगर हम बात करें, हमें रोटी कपड़ा मकान या जो भी चीज़ें हमें सुरक्षा के लिए चाहिए, मकान चाहिए, सारी चीज़ें चाहिए, है ना। तो ये चीज़ें आती कहाँ से हैं? यानी कि इन चीज़ों को क्या करना, बनाना पड़ता। बनाना का मतलब होता है उत्पादन करना। और मार्क्स ने जो सारी कहानी है वो सारी उत्पादन से शुरू होती है। यानी कि जो चीज़ें, उत्पादन का मतलब समझ गए? उत्पादन का मतलब ये नहीं कि आप कोई बड़ी फैक्ट्री लगा रहे हो उसी को उत्पादन कहेंगे। अगर आप सिंपल रोटी बना रहे हो वो भी उत्पादन हुआ। आप जंगल से पेड़ तोड़ करके ला रहे हो, खा रहे हो, उसको काट के धो के कर रहे हो, वो भी सारी चीज़ें उत्पादन प्रणाली के अंतर्गत आती है। तो शुरुआत अगर हम बात करें, ये मैं मिटा देता हूँ। मनुष्य के लिए सबसे पहली इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है? इंसान के लिए जिंदा रहना। जिंदा रहने के लिए क्या चीज़ें चाहिए उसको जो है भोजन, कपड़ा, मकान, ये सारी चीज़ें चाहिए। और इनके लिए, क्योंकि मनुष्य जो है प्रकृति के अंदर आपने देखा होगा, मनुष्य को ईश्वर ने मनुष्य को दिमाग दिया, मगर शारीरिक सामर्थ्य सबसे कम है। हमसे ज़्यादा सामर्थ्य बाकी जानवरों में। आपने देखा होगा हम लोग कपड़े पहनते, किसी जानवर को आपने कपड़े पहने हुए नहीं देखा होगा। बर्फीले पहाड़ों में भी वो रह लेते हैं, मगर इंसान को ये सारी एक लिमिटेशन होती है। बाकी जानवरों के बच्चे पैदा होते ही चलने लग जाते हैं, इंसान का बच्चा नहीं चलता। तो हमारी ये लिमिटेशन है। तो हम सारी जो चीज़ें अकेले रह करके नहीं कर सकते, हम किसी दूसरे लोगों की हमें आवश्यकता रहती ही रहती है। तो उत्पादन के लिए
जो है दो चीज़ें चाहिए होती है उत्पादन में। हमें क्या चाहिए होती है? एक तो उत्पादन के लिए साधन चाहिए होते हैं। उत्पादन के साधन की बात करें तो साधन का मतलब है, मान लीजिए अब आपको जो है खाना खाना है तो आपको खेत चाहिए, हल चाहिए, बेल, सारी जो जुताई के लिए बीज, खाद बीज, ये सारी चीज़ बेसिक चीज़ों से शुरुआत कर रहे हैं। तो वो सारी जो चीज़ें हो गई वो हो गई उत्पादन के साधन। मान लीजिए अब आप कल्पना कीजिए कि आपके पास सारी चीज़ें, आपके पास 1000 बीघा ज़मीन है या दुनिया की सारी ज़मीन आपको दे दी, फैक्ट्री दे दी, आपको सब कुछ दे दी, मगर पूरी दुनिया में आप अकेले हैं या कोई आपको आदमी नहीं है, तो क्या होगा? आप ये कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं कर सकते। तो इसके लिए हमें क्या चाहिए होता है? उत्पादन के लिए हमें दूसरे व्यक्ति की आवश्यकता रहती है। और जैसे ही दूसरे व्यक्ति के साथ आप संपर्क करते हैं, मान लीजिए जैसे मेरा खेत है, मैंने किसी आदमी का यार मेरा खेत में ट्रैक्टर चला दे, तो वो क्या हो गया? एक उत्पादन का संबंध बन गया, यानी मेरा और उस ट्रैक्टर वाले के साथ संबंध बन गया। या मेरे गाय भैंस है, मेरे 50 गाय, मैंने 50 गायों लेकर के एक आदमी का यार इन गायों को जंगल में चलाना, वो क्या हो गया? वो उत्पादन के संबंध हो गए। मान लीजिए आप टाटा बिरला है, फैक्ट्री के मालिक है, आपको मजदूर चाहिए, तो मजदूर और आपका मालिक का एक संबंध हो गया, तो वो चीज़ हो गई। अब आप देखिए दो चीज़ें चाहिए होती है उत्पादन के अंदर, एक होता है साधन चाहिए और एक होता है संबंध। अब जो मार्क्स ने जो शुरुआत करी वो एक चित्र में बताऊंगा, ये डायग्राम आप अच्छी तरह याद कर लेना, समझ जाओगे तो बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। उत्पादन प्रणाली यानी जो प्रोडक्शन सिस्टम जिसको हम बोलते हैं, इस उत्पादन प्रणाली के दो भाग मार्क्स ने बताए। पहला है उत्पादन के साधन। अगर वापस वही बात करें, उत्पादन के साधन में क्या आ जाएगा? हल, फैक्ट्री, ये जो सारी चीज़ें हैं, ये जो भी बड़ी चीज़ें हैं, छोटी से लेकर बड़ी चीज़ें हैं, वो सब उत्पादन के साधनों में आ जाएगी। घर की बात करें तो बेलन, चकला, ये सारी चीज़ें उत्पादन के साधनों में आ जाएगी। और दूसरी तरफ है उत्पादन के संबंध। तो उत्पादन प्रणाली कैसे बनती है? उत्पादन प्रणाली बनती है उत्पादन के साधनों से और उत्पादन के संबंधों से। यानी कि बिल्कुल सीधी सी बात है, मान लीजिए हमारे पास सब कुछ है मगर हमारे पास आदमी नहीं है, तब भी हम काम नहीं कर सकते हैं। अगर हमारे पास आदमी है मगर हमारे पास उपकरण नहीं है, ट्रैक्टर नहीं है, खेत के लिए जो है हल जोतने के बेल नहीं है, हल नहीं है, खाद बीज नहीं है, तब भी बेकार है। यानी दोनों चीज़ों की हमें आवश्यकता रहती है और इन दोनों को तालमेल मिलकर के बनती है उत्पादन प्रणाली। और यहीं से शुरुआत होती है। उत्पादन प्रणाली क्यों बनती है? जिंदा रहने के लिए हमें चीज़ें चाहिए होती है और जो है जिंदा रहने के लिए जो हमें जो आवश्यक चीज़ें होती हैं उनकी उत्पादन करते हैं और उत्पादन प्रणाली में ये सारा सिस्टम होता है। बिल्कुल सिंपल सी चीज़ समझ में आ गई। अब इन चीज़ों का क्या चीज़ें संबंध है? और अब एक और चीज़ जो मार्क्स ने बताया कि ये उत्पादन प्रणाली, ये सारी मिला करके क्या होता है कि ये जो समाज की जो है, ये तो होता ये जो सब स्ट्रक्चर यानी अधोसंरचना बोलते हैं। और ये उत्पादन प्रणाली क्या डिसाइड करती है? समाज की राजनीति, धर्म, सामाजिक व्यवस्था, जितनी भी जो समाज से रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं, वो सारी चीज़ें उत्पादन प्रणाली के से निर्भर करती है। इसके ऊपर जो है इसके आधार पर बनती है। कैसे बनती है वो मैं आगे सिद्धांत में आएगा, वो मैं बताऊंगा आप लोगों को। फिलहाल आपको बिल्कुल चीज़ें सिंपल समझ में आ गई होगी। जिंदा रहने के लिए उत्पादन करना पड़ता है, उत्पादन के लिए उत्पादन के साधन होते हैं और उत्पादन साधनों के साथ ही उत्पादन के संबंध भी होते हैं। और इन दोनों का तराजू जो होता है, तराजू का जो बैलेंस होता है, उसी तरह इनका संबंध होता है। जैसे ही बैलेंस बिगड़ता है उत्पादन प्रणाली बदल जाती है और उत्पादन प्रणाली के बदलने के साथ ही ये सारी जो चीज़ें हैं, और इनको क्या कहते हैं? इसको बोलते हैं सुपर स्ट्रक्चर या अधिसंरचना। ये लिख रहा हूँ मैं, आप लोग ध्यान रखना, अधिसंरचना। मेरी राइटिंग बहुत ख़राब है इसलिए मैं वापस बोल रहा हूँ, ये अधिसंरचना है। और ये जो सारी चीज़ें इसको बोलते हैं अधोसंरचना हिंदी में, और अंग्रेजी में अगर हम कहें तो इसका नाम हो जाएगा जो है सब स्ट्रक्चर और ये सुपर स्ट्रक्चर। ठीक है, यहाँ तक बिल्कुल सिंपल सी बात है। मार्क्स के उत्पादन प्रणाली या सामाजिक परिवर्तन का सिद्धांत भी यहीं से शुरू होता है, ऐतिहासिक भौतिकवाद। अब सवाल ये उठता है कि मार्क्स ने ऐतिहासिक भौतिकवाद यानी इतिहास की व्याख्या की कैसे करी? अगर आपके इतिहास सब्जेक्ट रहा तो आप लोगों को देखा हो, इतिहास की अगर व्याख्या करें तो जो आमतौर पर हम राजा महाराजाओं के बारे में, इनके बारे में घटनाएं पढ़ते हैं। मार्क्स ने इतिहास की एक अलग तरीके से व्याख्या की और वो भौतिकवाद यानी जो भौतिक चीज़ें हैं, वस्तुएं हैं, उनके आधार पर उसने चीज़ें की जो है व्याख्या करी और उसने बताया ये उत्पादन प्रणाली क्या, ये भौतिक चीज़ें हैं और इन्हीं के आधार पर सारी चीज़ें बदलती रहती है। अब यहाँ तीन चीज़ें इंपॉर्टेंट है और वो तीन चीज़ें आपको याद रखनी है और याद
रखने के बजाय आपको समझनी है, और समझ गए तो आपको वो सारी चीज़ें अच्छी तरह समझ में आ जाएगी। ये 3 चीज़ें कौन सी है? वो 3 चीज़ें हैं, मैं इसको मिटा देता हूँ। पहली जो विशेषता है, यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। पहली जो विशेषता अगर बात करें, पहली विशेषता मैं यहाँ लिख देता हूँ, जो उत्पादन प्रणाली है, उत्पादन प्रणाली कभी भी स्थिर नहीं रहती। वापस ध्यान रखना, उत्पादन प्रणाली, ये जो है उत्पादन प्रणाली कभी भी स्थिर नहीं रहती। आप लोगों ने सुना होगा परिवर्तन प्रकृति का नियम है, चीज़ें बदलती है। हो सकता है चीज़ बदलनाओं में किसी में टाइम लगे, कोई तुरंत बदल जाए, चाहे सजीव हो चाहे निर्जीव हो, हर चीज़ में परिवर्तन आता है। आज हम जो, अगर आप भूगोल के विद्यार्थी रहे हो तो अगर आप, जैसे मैं राजस्थान में खड़ा हूँ, तो राजस्थान में एक साल हज़ारों सालों पहले, अरबों सालों पहले समुद्र था, तैतीस सागर था, आप लोगों ने सुना होगा। इसी तरह जो हिमालय के पहाड़ है, ये सब नए पहाड़ है, अरावली के पहाड़ पुराने, ये जो है ये सारी चीज़ें, अरावली की जगह पहले कोई समुद्र था। तो सजीव हो चाहे निर्जीव हो, हर एक में परिवर्तन आता है। ये है कि परिवर्तन का समय धीरे कम ज़्यादा रहता है, मगर परिवर्तन हमेशा आता। दूसरी बात, परिवर्तन आता, मगर परिवर्तन कैसे आता? परिवर्तन आगे की ओर आता है, यानी उन्नति की तरफ आता है। सिंपल सा है, जैसे उदाहरण के रूप में बताऊं कि एक ज़माने में हम जो है बैलगाड़ी पे चलते थे, उससे पहले पैदल चलते थे, फिर बैलगाड़ी जानवर आए, उसके बाद साइकिल आई, मोटरसाइकिल आई, और अब हवाई जहाज आ गए। अब जो भी नया आविष्कार होगा वो ऐसा नहीं होगा कि वापस किसी घोड़े गधे पे बैठ के हम चल रहे हैं, वो इससे भी तेज़ गति वाला आविष्कार होगा। अब जैसे कि आप जानते हैं बुलेट ट्रेन है, या वो बहुत सारी चीज़ें आ रही है। हो सकता है आगे जो है कुछ सालों बाद हम उड़ने लग जाएँ, अभी भी हवाई जहाज में बैठ के, मगर कोई ऐसा यंत्र आ जाए, अकेले पर्सनल उड़ के जा रहे हो। तो ये जो सारी चीज़ें हैं, वे उत्पादन प्रणाली जो है आगे की दिशा में बढ़ती रहती है। ये बिल्कुल समझ में आ गया। और जैसे उत्पादन प्रणाली बदलेगी, क्या होगा? राजनीति, धर्म, समाज सब बदल जाएगा। बिल्कुल सिंपल सा एक छोटा सा उदाहरण दूंगा मैं आप लोगों को, ताकि आपको समझ में आ जाएगा। अगर हम बात करें पुराने ज़माने की, बात करें प्राचीन काल, प्राचीन भारत की, प्राचीन चीन की या यूनान की, अगर आप लोगों ने प्राचीन सभ्यताएं पढ़ी हो तो आप लोगों को पता होगा कि प्राचीन, जैसे सिंपल सा उदाहरण देता हूँ, वेदों के अंदर जो है, अगर आपने देखा होगा, पढ़ा होगा, तो वेदों में पुराने जो देवताएं हैं, जो भी वेदों के अंदर जिन देवताओं का उल्लेख है, उन देवताओं में कौन से देवताओं का उल्लेख है? इंद्र, वरुण, अग्नि, यम देवता, ये सारे इन देवताओं के उल्लेख है जो प्रकृति से जुड़े हुए हैं। इसी तरह अगर हम बात करें यूनान की, यूनानी देवताओं की बात करें, तो वहाँ पर भी वही चीज़ें थी। तो क्योंकि कारण क्या? कारण ये था कि उस जमाने में जो प्राचीन काल के अंदर जो पूरी तरह हम खेती के ऊपर निर्भर थे, तो हमें खेती के लिए इंद्र यानी बारिश की जरूरत पड़ती थी, वरुण देवता, अरुण देवता, जल देवता, ये जो सारी चीज़ें वो उनकी जरूरत पड़ती थी। आज आप में से या मैंने, हम में से कोई, किसी ने वरुण देवता का मंदिर या मूर्ति देखी? किसी ने नहीं देखी। आज हमारे देवता जो है, ये जो कहने का मतलब है कि चीज़ें जो बदल जाती है, और उसके आधार पर, और अब इंद्र की बात करें तो इंद्र देवता की जो है नाम जरूर सुना होगा आप लोगों ने, मगर और आज भी राजस्थान के जो हमें, क्योंकि राजस्थान में बारिश की बहुत ज़रूरत रहती, तो गाँवों के अंदर इंद्र देवता की पूजा होती है, वो बारिश के दौरान होती है। यानी कि हमें तो उत्पादन प्रणाली की बात करें, बिल्कुल सीधी सी बात समझ में आ गई होगी आप लोगों को कि उस जमाने में, क्योंकि उत्पादन के साधन खेती से रिलेटेड था, संबंध भी उसी तरह से थे, तो राजनीति, धर्म और राजा महाराजा होते थे, है ना। समाज की व्यवस्था भी उसी तरह की थी कि भाई जो जिस घर में पैदा हुआ उसी अनुसार उसको काम करना था, क्योंकि बिल्कुल सिंपल था। राजनीति, धर्म, ये सारी चीज़ें उससे जुड़ी हुई थी। जैसे जैसे चीज़ें बदलती है, जो है पुराने ज़माने के बाद फिर सामंतवाद आया, तो सामंतवाद के अंदर जो है चीज़ें बदली, उसके अंदर धर्म, राजनीति, इन सब चीज़ों में बदलाव, सामाजिक सिस्टम जो है हमारा, जो सोशल सिस्टम, वो बदला, तो परिवर्तन इस तरह। तो पहली विशेषता क्या हो गई? जो उत्पादन प्रणाली वो कभी भी स्थिर नहीं होती है, उसमें परिवर्तन आता रहता है। और ये है कि परिवर्तन धीमा हो सकता है, मगर परिवर्तन आगे की दिशा में होता है। ये चीज़ पहली विशेषता हो गई, आप लोगों को समझ में आ गई होगी। दूसरी विशेषता की अगर हम बात करें तो दूसरी विशेषता वो ये है कि उत्पादन प्रणाली में जो परिवर्तन आता है, वो उत्पादन प्रणाली में परिवर्तन कैसे आता है? सबसे पहले उत्पादन प्रणाली में जो परिवर्तन आता है वो होता है उत्पादन के साधनों में परिवर्तन आता है। कैसे? और पहली चीज़, उत्पादन के साधनों में परिवर्तन आ, और जैसे साधन बदलेंगे तो क्या होगा? समाज के जो संबंध है, यानी जो उत्पादन प्रणाली के जो संबंध है, उन संबंधों में बदलाव आएगा, और इनमें बदलाव आने से ये सारा सिस्टम चेंज हो जाएगा। जैसा कि मैंने अभी आप लोगों को बताया कि सबसे पहले उत्पादन के साधनों में, यानी कि इन चीज़ों में परिवर्तन। अब सिंपल सा एक छोटा सा उदाहरण बताऊंगा मैं आप लोगों को कि मान लीजिए एक ज़माना था जब हम खेती बाड़ी करते थे। खेती बाड़ी में भी अगर आप लोगों ने पढ़ा होगा इतिहास में, तो पुराने ज़माने में जो खेती के जो तौर तरीके थे वो ये था कि किसी जंगल को आग लगा दी, उसके अंदर खाद बीज डाल दिया,
खाद बीज भी कुछ नहीं करा, बीज डाल दिया, उसमें जितना उगा उसके बाद वापस अगले जगह जंगल जला करके उसमें करते थे। मगर धीरे धीरे चीज़ें बदली, यानी जो है पहले बैलों से करते थे, फिर हल आया, हल के बाद नई नई चीज़ें टेक्नोलॉजी आ गई, तो वो चीज़ हो गई ये साधन। फिर जो है अब एक और चीज़ मैं यहाँ बताना चाहूँगा, कार्ल मार्क्स ने बताया कि जब बदलाव आता है तो जो बदलाव लाने वाला तो उसके दिमाग में ये चीज़ नहीं होती कि मेरे इस छोटी सी चीज़ से बहुत तेज़ी से बदलाव आ जाएगा। मैं आपको दो चीज़ों का उदाहरण दूंगा। पहली चीज़ की बात करें, बिजली की बात करें, बिजली का जो आविष्कार हुआ था तो एडिसन ने जब आविष्कार किया था इसका, बल्ब का और बिजली से रिलेटेड इन चीज़ों का, थॉमस अल्वा एडिसन का नाम सुना होगा आप लोगों ने। थॉमस अल्वा एडिसन को जो है इंग्लैंड के रॉयल सोसाइटी ने वहाँ जो है एक लेक्चर देने के लिए आमंत्रित किया था। तो वहाँ जो है वो लेक्चर दे रहे थे, वो अपनी सारी चीज़ें बता रहे थे। तो सामने बैठी महिला, अब आप कल्पना कीजिए कि ये उस ज़माने की बात है जब जो है ये बिजली के बिल और ये सारी चीज़ें, ये बल्ब और ये चीज़ें नहीं बनी थी। तो आज तो हम सब जानते हैं, इसलिए हम चीज़ों के बारे में बता सकते हैं। मगर कल्पना कीजिए कि आप उस ज़माने में हैं और आपको पता चला कि साहब इस तरह कोई नई चीज़ का आविष्कार हुआ। तो जो है वहाँ सामने जो एक राज परिवार की महिला बैठी थी, उसकी गोद में एक छोटा सा बच्चा था। तो उसने पूछा कि मिस्टर एडिसन, क्या आप बता सकते हैं, आप ये जो सारी चीज़ें बता रहे हैं वो तो ठीक है, मगर इस चीज़ का फ़ायदा क्या है? तो थॉमस अल्वा एडिसन जो है एकदम से कंफ्यूज हो गया, एकदम से सोच में पड़ गया। उसने कभी सोचा ही नहीं था, जो वैज्ञानिक होते हैं वो चीज़ें इसके बारे में नहीं सोचते कि भाई आगे इसका दीर्घकालीन क्या प्रभाव पड़ेगा, और वो तो बस केवल उन्होंने उस चीज़ का आविष्कार किया। अब थॉमस अल्वा एडिसन ने दिमाग में सवाल आया और उसके बाद उसने सीधा सा जवाब ये दिया, सोचा, और उसने कहा मैडम आपकी गोद में जो बच्चा है, क्या आप मुझे बता सकती हैं ये बच्चा बड़ा होकर क्या बनेगा? भाई जो है ये कोई बड़ा आदमी बनेगा या कोई गुंडा बदमाश बनेगा, आप नहीं बता सकते हो। बिल्कुल सीधी सी बात है कि मेरा आविष्कार है, मुझे भी नहीं पता कि चीज़ें क्या होगी। और आज जैसे कि आप जानते हैं हमारा पूरा जीवन, पूरी ज़िंदगी बिना बिजली, बिना इलेक्ट्रिसिटी के नहीं चलती। आप कल्पना कीजिए आज उस युग में जाइए जब आप बिजली पानी कुछ भी नहीं हो, तो सारी चीज़ बेकार है। आप जो मेरा वीडियो देख रहे हैं वो भी आप नहीं देख पाएंगे, क्योंकि बिजली नहीं है। आप चार्जर कैसे, कोई चीज़ें बनती नहीं, बिजली बनी उसके बाद ये सारी चीज़ें बनी। तो इसी तरह जो है एक दूसरा उदाहरण दूंगा मैं आपको मोबाइल का। जो मोबाइल जब बना था तो मोबाइल बनाने वाले ने कभी नहीं सोचा कि हमारी ज़िंदगी में इतना क्रांतिकारी परिवर्तन आ जाएगा। आज हम देखते हैं मोबाइल का इतना जो व्यापक परिवर्तन आया, और पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों तरह के परिणाम हमारे सामने आए। और जो अभी हाल ही में आप लोगों ने अगर पढ़ा होगा तो जो मोबाइल बनाने वाले एक जो शख्स है उसने यहाँ तक कहा कि मैं निराश हो चुका हूँ, इस मोबाइल के कारण से लोग बाग अपनी ज़िंदगी जीना भूल गए हैं। आपको शायद पता होगा जो आम भारतीय 4.7 घंटे दिन के मोबाइल पर बिताता है। हालांकि अगर आप अच्छे पॉजिटिव चीज़ों के लिए बिताते हैं, पढ़ाई के लिए कर रहे हैं या थोड़ा बहुत मनोरंजन के लिए कर रहे हैं, वो ठीक है, मगर फालतू की चीज़ों के लिए करते हैं तो वो आपके लिए नुकसानदायक होगा। क्योंकि मैं एक टीचर हूँ तो मेरी जो है आदत है बात करने की, राय देने की। मैं आपको रोक करके ये राय दूंगा कि सोशल मीडिया पर आप फालतू के कमेंट्स ना करें, किसी तरह के धार्मिक जो है ये कमेंट्स ना करें, क्योंकि ये सारी चीज़ें इनका कोई अर्थ नहीं, औचित्य नहीं है। आपको अपने कैरियर के ऊपर ध्यान देना है। तो जो है अगर हम बात करें, वापस मुद्दे पर आता हूँ, तो उत्पादन के साधन। अब कार्ल मार्क्स ने बताया कि जब, जैसे एक छोटा सा उदाहरण दिया कि जब जब हाथ से चलने वाली चक्की थी तो सामंतवादी समाज था, यानी जब हाथों से काम होता था तब संबंध कैसे थे, सामंतवादी संबंध थे। जब भाप से चलने वाली जो है इंजन का आविष्कार हुआ तो जो है भाप वाले इंजन का आविष्कार हो तो क्या हुआ, कारखाने धीरे धीरे लगने लगे तो पूंजीवादी संबंध बने और उत्पादन प्रणाली पूरी तरह से बदल गई। आज जो लोकतंत्र, ये सारी चीज़ें, ये सब मार्क्स के अनुसार ये सारा जो परिवर्तन हुआ वो इन कारणों से हुआ। तो सीधा सा सेकंड पॉइंट ये हुआ कि उत्पादन प्रणाली में परिवर्तन कैसे आता, उत्पादन के साधनों में, यानी कोई नया आविष्कार होता है उस समय पता नहीं रहता और उसके कारण से संबंधों में बदलाव होता है। संबंधों में बदलाव आने से उत्पादन प्रणाली बदल जाती है और उत्पादन प्रणाली के बदलते ही समाज की जो अधिसंरचना वो पूरी तरह बदल जाएगी और समाज के अंदर जो राजनीति, धर्म, सामाजिक व्यवस्था, वो सारी चीज़ें आज की अगर हम बात करें, हमारे जो है ये धर्म है, रीति रिवाज है, परंपराएं, ये सारी चीज़ें अगर आज से 100 साल या 1000 साल पहले की बात करें तो उनसे काफ़ी बदल चुकी। कारण ये बिल्कुल सीधी सी बात है, उत्पादन प्रणाली। एक ज़माने में हम संयुक्त परिवार में रहते थे, अब हम कोई भी संयुक्त परिवार में नहीं रहता है। तो शादी ब्याह की भी बात करें, लिव इन रिलेशन होने लग गए संयुक्त परिवार या लोग बागों ने जब बच्चे पैदा करना ही कम कर दिया या शादियाँ करना बंद कर दिया। जो युवा पीढ़ी है आमतौर उनकी बात करें तो बहुत तेज़ी से इनमें चीज़ों में परिवर्तन आया। तो दूसरी विशेषता ये हो गई। अब हम तीसरी विशेषता की बात करें तो दूसरी विशेषता हो गई कि साधन में परिवर्तन पहला था और
तीसरी विशेषता की बात करें तो वो बिल्कुल सीधी सी बात है, मार्क्स ने बताया कि जो परिवर्तन आता है ये परिवर्तन कोई एक दिन में नहीं आ जाता। परिवर्तन जो पुरानी जो सिस्टम होता है, पुराने सिस्टम के अंदर ही धीरे धीरे उसमें बदलाव आना शुरू होता है और एकदम से वो बाद में जब पूरा अस्थायी हो जाता है तब वो संबंध पूरी तरह बदल जाते हैं। ऐसा नहीं कि एक ही दिन में सामंतवाद खत्म हो गया पूंजीवाद आ गया या पूंजीवाद खत्म हो गया साम्यवाद आ गया, ऐसा नहीं है। वो पुराने सिस्टम के अंदर ही वो धीरे धीरे चीज़ें, अब सिंपल सा एक छोटा सा उदाहरण मैं मेरी तरफ से दूंगा। हम दूध गर्म करते हैं तो दूध एकदम से नहीं उफनता है। दूध उफानने के लिए आपको पता होगा कि धीरे धीरे गैस के ऊपर रखते हैं और काफ़ी 10-15 मिनट अगर धीमे भी उबाले तो टाइम लगता है, या तेज़ गति से भी करें, कितना भी तेज़ करें तो भी 4-5 मिनट तो आपको दूध गर्म करने में लगेगा ही, यानी 4-5 मिनट की प्रक्रिया चल रही। इसी तरह जो सामाजिक संबंध या अगर हम बात करें पूरी प्रणाली की बात करें तो प्रणाली एक दिन में नहीं बदलती, पिछले वाले सिस्टम के अंदर ही ये धीरे धीरे बदलाव शुरू होता। अब हम बात करते हैं बिल्कुल संक्षेप में कि मार्क्स ने जो बताया कि जो इतिहास की बात करें तो उसने इतिहास के 4 युग बताए। कौन कौन से युग बताए थे? बिल्कुल सिंपल सा, और इसके बाद में खत्म करूँगा। पहला इसने बताया आदिम साम्यवाद। आदिम साम्यवाद, यहाँ भी साम्यवाद, मार्क्स जो आपको पता होगा कम्युनिज्म का संस्थापक था। आदिम यानी पुराने ज़माने की बात करें तो मार्क्स का ये कहना था कि जब हम लोग जंगलों में रहते थे, नंगे रहते थे, तो उस समय हमारी चिंता केवल जिंदा रहने की थी। तो अब यहाँ की अगर हम बात करें जानवरों और हमारे की बात करें तो बिल्कुल सेम कंडीशन की बात करें। इंसानों ने जो है जानवर पकड़ा, मारा, उसको खाया और छोड़ के चले गए। तो उस ज़माने में क्योंकि, और एक और चीज़ उत्पादन प्रणाली में मार्क्स ने बताया कि अतिरिक्त उत्पादन, और यहीं से जो है सारी वर्ग की और इनकी शुरुआत होती है। अगर हम बात करें अतिरिक्त उत्पादन की तो जो है शुरुआत के अंदर जो है उन्होंने जानवर पकड़ के खाते थे, तो उस समय अतिरिक्त उत्पादन कोई बचने की कोई चीज़ें नहीं थी, क्योंकि जैसा कि आप लोग अगर जानते हैं कि जो अगर शिकार की बात करते हैं तो जो है वो चीज़ें मांस, कच्चा मांस ज़्यादा दिन तक बचता नहीं है या उसको बचाया नहीं जा सकता, तो वो खराब हो जाता। तो उस ज़माने की बात करें आदिम साम्यवाद में सब लोग बराबर थे। क्यों? क्योंकि कोई अतिरिक्त उत्पादन नहीं था, कोई चीज़ें बची नहीं थी, सब लोगों ने मिला, सबको भूख लगी, पहले सो गए, जब भूख लगी जगह, कोई जानवर पकड़ के खा गए, या तो जानवर उनको खाता या वो जानवरों को खाते। बिल्कुल सिंपल सी कहानी, कोई स्कूल कॉलेज कुछ नहीं, कोई टेंशन नहीं, कोई व्हाट्सअप कोई कुछ नहीं, कोई धर्म वर्म कोई कुछ नहीं। ये आदिम साम्यवाद की बात, यानी सब उस ज़माने में बराबर थे। उसके बाद क्या हुआ कि उन लोगों ने जो है धीरे धीरे नदी के किनारे रहना शुरू किया, जो है गेहूँ या फसलें बोना शुरू किया। फसल बोने से क्या हुआ कि अतिरिक्त उत्पादन बनने लगा। मान लीजिए मेरे पास 1 बोरी हो गई, मैंने आधा बोरी खाई तो आधा बोरी मेरे पास बच गई, और तुम्हारे पास या किसी और के पास कुछ भी नहीं बचा, तो क्या होगा, मैं ऊंची स्थिति में आ गया और वो सामने वाला निम्न स्थिति में हो गया, और यहीं से परिवर्तन की शुरुआत हुई। उसके बाद दूसरा जो युग आया वो आया दास युग, यानी कि जिसके पास अतिरिक्त उत्पादन बचा वो तो हो गया मालिक, और जिसके पास नहीं बचा वो गुलाम बन गया, वो धीरे धीरे उनके पास काम करना शुरू करा। ये दूसरा। तीसरा जो युग आया वो आया सामंतवाद। पूरी दुनिया में एक जमाने में सामंतवाद था। राजा महाराजा और सामंत में अंतर ये होता है कि राजा एक बड़े इलाके का होता और सामंत जो है छोटे इलाके का जो है होता था। मगर अगर इतिहास आप लोगों ने पढ़ा हो तो एक दौर में जो है पूरे यूरोप के अंदर सामंत राजा से भी ज़्यादा प्रभावशाली हो गए थे। तो इस दास युग और सामंत युग में क्या अंतर था? ये था कि दास युग के अंदर जो दास था यानी गुलाम होता था, वो जो केवल जिंदा रहने की उसकी जो है उसको इतनी आज़ादी थी, और हो सकता मालिक उसको मार रहे तो मार भी सकता था। मगर जो सामंतवाद था उसके अंदर ऐसा नहीं था, उसमें उसको जिंदा रहने का अधिकार था और छोटे मोटे कुछ अधिकार थे। मगर फिर भी सामंत क्योंकि प्रभावशाली था, उसकी मर्जी पड़ी तो खेती करनी थी, नहीं पड़ी तो नहीं करनी थी। मगर मध्यकाल की बात करें तो जब भाप के इंजन का आविष्कार हुआ, कुछ औद्योगिक क्रांति आई, पुनर्जागरण हुआ, तो जो है नए परिवर्तन आए, बड़े पैमाने पर जो है उत्पादन शुरू हुआ, फैक्ट्रियाँ लगी, मशीनें बनी। तो क्या हुआ कि गांव के लोग बाग जो शहरों में आना शुरू हुए और वहाँ से जो है फैक्ट्रियाँ बनी। तो जब फैक्ट्री बनी तो उत्पादन के संबंध भी बदल गए, जागीरदार और जो है मजदूर के संबंध बदल कर क्या हुए कि किसान के संबंध बदल क्या हुआ कि पूंजीपति और मजदूर के संबंध बनना शुरू हुआ, और वहाँ से सारी चीज़ें, राजनीति, धर्म, सारी परंपरा, सोशल सिस्टम, ये सारी चीज़ें बदलाव शुरू हो गई। तो चौथा जो युग था वो आया पूंजीवाद, और जो कि अभी भी चल रहा। और आखिरी युग जो है मार्क्स का ये कहना है कि इसके पूंजीवाद के बाद साम्यवाद आएगा, जहाँ सारे लोग बराबर होंगे। और एक और चीज़ आप लोगों को पता होगा कि
रूस और जो है कई देशों के अंदर, चीन के अंदर साम्यवाद आ भी गया और चीन रूस के अंदर तो साम्यवाद आकर के ख़त्म भी हो गया। वहाँ ये मार्क्स की बात गलत साबित होती है, मगर फिर भी अगर हम बात करें मोटे तौर पर तो मार्क्स ने जो है जो लिखा, मार्क्स के लिखे हुए से पूरी दुनिया के कम से कम 2/3 हिस्सों में बदलाव आया। तो वापस एक और चीज़ मैं आप लोगों को बताऊंगा कि ज़्यादा सोशल मीडिया के दिमाग में जाना नहीं है, क्योंकि सोशल मीडिया पे कार्ल मार्क्स का नाम बिल्कुल नेगेटिव सेंस में बताया जाता है। आप लोगों को पढ़ाई करनी फिलहाल, और आप लोगों को जो सच्चाई है उसी के बारे में आपको बात करनी है। तो हम सिद्धांत की बात करते हैं। ऐतिहासिक भौतिकवाद ये आपके बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, BA MA हर एक के अंदर पढ़ाया जाता है, हर विषय के अंदर पढ़ाया जाता है। तो वापस संक्षेप में मैं बात करूँगा। जिंदा रहना है, जिंदा रहने के लिए हमें कुछ उत्पादन करना है, उत्पादन करने के लिए हमें उत्पादन के साधन चाहिए, उत्पादन के साधन चाहिए तो हमें आदमी चाहिए, और अगर आदमी होंगे तो हमारे संबंध बनेंगे, और संबंध बनेंगे तो ये जो पूरी प्रणाली को एक सिस्टम सेट होगा, और वो सिस्टम से राजनीति, धर्म, सामाजिक व्यवस्था सारी चीज़ें बनती रहेगी, और उसी आधार पर समाज चलता है। और जैसे ही उत्पादन के साधनों में परिवर्तन आएगा, संबंध बदलेंगे, ये बदलेगा तो प्रणाली बदलेगी, प्रणाली बदलेगी तो वापस ये अधिसंरचना बदल जाएगी। तो मेरे ख्याल से ये पूरा आपको समझ में आ गया होगा। पूरा जो है ये वापस से मैं आपको बताना चाहूँगा, अगर किसी तरह की कोई चीज़ पूछनी हो तो आप मेरे को कभी भी पूछ सकते हो। मेरे नंबर है 9414317258। मुझे आप कभी भी व्हाट्सअप कर सकते हो, फ़ोन कर सकते हो। मुझे खुशी होगी आप लोग, और मेरे पास दिन भर में कई सारे बच्चों के फ़ोन आते हैं। मुझे जो है पढ़ाना अच्छा लगता है, और वापस मैं बता दूँ, मैं कोई पैसा नहीं लेता हूँ, जो आय होगी वो भी गरीब बच्चों के लिए जो है काम में लेता हूँ। वापस यहाँ एक छोटा सा मेरा एक रिक्वेस्ट है कि सोशल मीडिया पर आप बकवास चीज़ें देखते हो, उसके बजाय मेरा एक और चैनल है जो कॉमेडी वीडियो में बनाता हूँ। मेरा कुछ वो भी इंटरेस्ट है, मूड फ्रेश चैनल के नाम से है। अगर आप सर्च करेंगे तो पूरा सर्च करना मूड फ्रेश चैनल है ना, डॉक्टर दीपक पंचोली का। उसमें मैं कॉमेडी वीडियो भी बनाता हूँ, और वो ऐसे वीडियो जो परिवार के साथ बैठ करके देखे जा सकते हैं। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और आगे और कुछ पढ़ना हो तो आप मुझे पूछ सकते हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।